हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हु एडवोकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कीपिंग सोशल साइंस ऑन इट्स एनालिसिस एथिकली, नेचुरल और वैल्यू फ्री। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो समाजशास्त्र है अपनी सोशलॉजी, उनके विश्लेषण में नैतिक प्रकृति और मूल्यों मुक्त रखने का जो महत्व है वो किसने दिया है? मूल्य मुक्त, वैल्यू फ्री। तो ये दिया है आपके इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने ये कौन सी वाली बुक में कहा था? ये कहा था ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी में, जो कि 1973 में लिखी गई थी। ठीक है, मूल्य मुक्त अध्ययन की जब बात करते हैं तब दुर्खीम का नाम आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 42, इंडोलॉजी मीन्स, भारतीय विद्या शास्त्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इंडोलॉजी का मतलब ये होता है भारतीय विद्या, जिसमें भारत के बारे में बताया गया हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया। ठीक है, ये वाली चीज तो अपन जियोलॉजिकल में भी पढ़ सकते हैं, आपकी ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। अ ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग की जो नॉलेज होती है वो। स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, इस कल्चर के बारे में जब पढ़ा जाता है तब इंडोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है, यहाँ के कास्ट, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के कस्टम्स, ऑल थिंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिया सक्सेस, ये आपके पॉपुलेशन जनन की जो होती है डेमोग्राफी, उसके अंदर स्टडी की जाती है। ठीक है, तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर। जब हम भारत की संस्कृति, सभ्यता, उनकी परंपराएं, रहन सहन, खान पान आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं तब हम भारतीय विद्या शास्त्र का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, in his theory of division of labor in society, Durkheim identified two type of societies which are societies based on। दुर्खीम ने दो प्रकार की सोसाइटी का वर्णन किया है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर। वो कौन सी प्रकार की थी? मैकेनिकल सॉलिडिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ठीक है, इस प्रकार की सोसाइटी का दुर्खीम ने वर्णन किया है। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा जो है अचीव एंड एस्क्रिप्टिव, ये आपके स्टेटस होता है। ठीक है, स्थिति होती है। गॉट इट? तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, मैकेनिकल आपके हो गया है आधुनिक समाज, आपके मॉडर्न सोसाइटी, और जो ऑर्गेनिक आएगा वो आपके आएगी प्राचीन समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज क्लासिफाइड एक्शन ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल कैटेगरीज। ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको कंफ्यूजन जहां क्रिएट होता है वो आता है लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल। जो फंक्शनलिज्म की बात करी गई थी वो वेलफेयर प्लेटो ने की थी, पर यहाँ पे आपके एक्शन की बात हो रही है, और जब एक्शन की बात होती है तो उसका राइट आंसर आएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्शन के बारे में जब लॉजिकल और नॉन लॉजिकल पूछा जाता है, आपके तर्क और तर्कहीन जो कैटेगरीज होती है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी ही, और प्रकट और अप्रकट तथ्यों के बारे में जब बात की जाती है, प्रकारों के बारे में, फंक्शंस के बारे में, वो विल्फ्रेड पैरेटो है। तो 44 नंबर के जो आंसर आएगा वो आएगा हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हु कंसिडर पॉवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड नॉन स्कार्सिटी। देखो, जब गरीब के शोषण के बारे में बात हो रही होती है तब हम कार्ल मार्क्स से इसका आंसर करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने शोषक और शोषित के बारे में दो कैटेगरीज बताई थी, दो क्लास बताई थी जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मार्क्स कंसीडर कन्फ्लिक्ट इज समथिंग पैथोलॉजिकल एंड हार्मफुल। मार्क्स क्या कहता है कि मार्क्स किसको, कन्फ्लिक्ट को है ना कंसीडर करता है कि क्या ये समाज के लिए घातक है, हार्मफुल है। द इंजन ऑफ प्रोसेस, विकास का एक इंजन है। द अनक्रिएटिव फोर्स है, एक अनक्रिएटिव फोर्स होता है, और एक वे ऑफ लाइफ। देखो, जब मार्क्स के बारे में बात की जाए, मार्क्स बात कर रहा है अपने कन्फ्लिक्ट के बारे में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इंजन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इंजन ऑफ प्रोसेस क्यों आएगा? क्योंकि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तब आपके एक प्रतियोगिता हो जाती है। ठीक है, एक कंपटीशन क्रिएट होता है, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, एक रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, जो कि मार्क्स की थ्योरी से कनेक्टेड है। एक वार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिसमें एक ग्रुप बी ग्रुप का हमेशा शोषण करता है और इसी के अकॉर्डिंगली उन्हें अपने जीवन का विस्तार करना होता है।
गॉट इट? ये मार्क्स कह रहा है। पर जब भी ऑप्शन में अगर आपके आ रहा है वे ऑफ लाइफ, और जब बात ये हो रही है कि मैक्स वेबर जब कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेगा, तो मैक्स वेबर वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करेगा कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट क्या है? एक जीवन जीने का तरीका। जीवन कैसे दिया जाएगा? जब तक आप कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को हराएंगे नहीं, आगे बढ़ने के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन जी ही नहीं सकते। ये मैक्स वेबर कह रहा है। पर मार्क्स क्या कह रहा है कि इंजन ऑफ प्रोसेस। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अगर मार्क्स कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो इंजन ऑफ प्रोसेस आएगा, और अगर मैक्स वेबर कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है तो वे ऑफ लाइफ आएगा। तो अभी इसका राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द वर्क ऑफ मार्क्स एंड कॉम्टे स्टीम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। जो मार्क्स और कॉम्टे थे वो किससे प्रभावित थे? उनके लेखनों में किसकी प्रभावशीलता दिखती है? तो उनकी दिखती है प्रभावशीलता हीगल और सैन सिमोन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। At the time of French Revolution, who was the king of France? फ्रांस का राजा कौन था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रही थी? उस समय उनके राजा थे लुइस 15। ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बीइंग ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या कह रहा है ये कि हमें ऐसा बताना है फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से मैच जो नहीं करता है। ठीक है, फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित नहीं है, नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे कॉम्टे की। ये तो आप जानते ही हैं कि इनका जन्म फ्रांस के अंदर हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? सन 1798 में। गॉट इट? दूसरी बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू का जन्म भी फ्रांस में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1689 में। मैक्स वेबर आपके जर्मनी के हैं और इनका जन्म हुआ था सन 1864 में। ठीक है। और विल्फ्रेड पेरेटो का जन्म जो हुआ था ये भी फ्रांस के थे और ये हुए थे 1948 के अंदर। ठीक है। तो कौन से नॉट? डज नॉट बीइंग ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज मैक्स वेबर। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैज अराइव्ड इवोल्यूशन स्कीम ऑफ द वर्क ऑफ। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने इवोल्यूशन स्कीम कहाँ से ली? उनका जो विकासवादी योजना थी वो किससे प्रभावित थी? तो वो थी चार्ल्स डार्विन से। ठीक है। चार्ल्स डार्विन का जो था वो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी और हर्बर्ट स्पेंसर की सोशल इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको ठीक से याद कीजिएगा। और सिर्फ एक ही शब्द का डिफरेंस है सोशल इवोल्यूशनरी और नॉर्मल इवोल्यूशन। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।